हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 16 का अध्ययन करेंगे। पाठ 16 का नाम है आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पाठ 16 आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जीवन साधना, संवेदना, त्याग और राष्ट्र चिंतन की भावना से परिपूर्ण था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। दिन में 18 घंटे काम करने वाले अब्दुल कलाम बच्चों और युवाओं की आंखों में एक संपन्न एवं सुविकसित भारत का सपना देखते थे। उन्होंने अपने जीवन के आदर्श को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए स्वयं कहा था, चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है, उद्यम मतलब परिश्रम, और कड़ी मेहनत समाधान है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। यदि आप अपना अच्छा भाग्य चाहते हो तो उसके लिए आवश्यक है कि आप परिश्रम करो। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में देश के सुयोग्य नागरिक, महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी अर्थात दूर तक देखने वाले एवं कर्मठ राष्ट्र नेता तथा भारतीय प्रक्षेपणास्त्रों अर्थात मिसाइलों के सर्जक के रूप में अर्थात निर्माण करने वाले के रूप में चिरकाल तक अमर रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। गरीब परंतु ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में पालन पोषण होने से उन पर बचपन से ही उदार नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे पर अत्यंत कुशल, विनम्र एवं व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद बड़े परिवार का सहर्ष यानी कि हंसते हंसते भरण पोषण करते हुए उन्होंने अपने प्रतिभाशाली पुत्र कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया। उनके पुत्र जो थे ये अब्दुल कलाम, ये बहुत ही होनहार थे। इनको उनके पिता ने रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया। यद्यपि इनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थे, वे गरीब थे और नाव चलाने का काम करते थे। बीज रूप में प्राप्त संयुक्त परिवार की सुखद अनुभूतियों ने एक दिन अब्दुल कलाम को भारत जैसे विशाल देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बना दिया। उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। अब्दुल कलाम का जो परिवार था, इनके परिवार के पास कुछ और अच्छे सुसंस्कार वाले हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। भगवत गीता में वर्णित कई गूढ़ बातों के अर्थ को सुसंस्कृत पड़ोसियों से समझकर उन्होंने गीता से ही सद्कर्म की प्रेरणा प्राप्त की। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामेश्वरम के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्वार्च हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और छात्रावास में रहते हुए अर्थात हॉस्टल में रहते हुए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। प्रतिभाशाली एवं मेधावी मतलब तीव्र बुद्धि वाले कलाम ने शीघ्र ही अध्यापकों का दिल जीत लिया। वर्ष 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात MIT में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम, वैमानिक मतलब विमानों से संबंधित पाठ्यक्रम एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय में निदेशक का कार्यभार संभालने के 2 विकल्प मिले। वे देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए, लेकिन इस परीक्षा में सफलता उनके हाथ न लगी। भारी मन से वे ऋषिकेश पहुंचे, अर्थात वह इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वह ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश गए वो पावन गंगा नदी में डुबकी लगाकर स्वामी शिवानंद के दर्शन किए। स्वामी जी ने उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव के विषय में ज्ञान देते हुए कहा, निराश मत हो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साक्षात्कार में अर्थात इंटरव्यू में असफल हो गए थे। इसलिए शिवानंद ने उनसे कहा जब वो ऋषिकेश गए कि निराश मत हो, संभवतः ऐसा परिणाम किसी अन्य बेहतरीन और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। अर्थात तुम इंटरव्यू में सफल नहीं हुए, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कुछ और तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला हो। दिल्ली आकर उन्हें 250 रुपये मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र मिला। कुछ समय बाद उनका तबादला अर्थात उनका ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई। इस समिति ने पूर्ण रूप से स्वदेशी नंदी नामक हावरक्राफ्ट बनाने का दायित्व लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिश्रम, लगन, ज्ञान और आत्मविश्वास से सभी प्रभावित थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात खोज संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए मुंबई में बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान पर एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया। रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा केंद्र में जाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को चुना गया। 21 नवंबर 1963 को देश का प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। इसकी सफलता के बाद वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया। श्रीहरिकोटा में दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 15 से 20 वर्षों में भारतीय वैज्ञानिक पुर्जों तथा रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह विदेशी सहायता पर निर्भर रहते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात IGMDP आरंभ किया गया। इसका संपूर्ण दायित्व अब्दुल कलाम को सौंपा गया। मिसाइलों का गहन अध्ययन करने के दौरान उन्हें पता चला कि 4 प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र देश के लिए नितांत आवश्यक है। ये 4 कौन कौन से थे? इसमें से प्रथम है जमीन से जमीन पर वार करने वाले, दुश्मनों के टैंकों, जहाजों तथा सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाले प्रक्षेपास्त्र। दूसरा था जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जो दुश्मनों के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सके। तीसरा है आकाश से आकाश में वार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जो आकाश में विचरण करने वाले दुश्मनों के बम वर्षक विमानों का पता लगाकर उन्हें मार्ग में ही नष्ट कर सके। और चौथे प्रक्षेपास्त्र है जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मनों के ठिकानों तथा उनके सैनिकों और युद्ध सामग्री को नष्ट किया जा सके। अग्रभाग में यानी कि आगे के भाग में बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल किसे कहते हैं? आगे भाग में अग्रभाग में बम लगे हुए रॉकेट को मिसाइल कहा गया है, मिसाइल का नाम दिया गया है। यह वास्तव में एक विध्वंसक यानी कि विनाशकारी हथियार है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों अथवा भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया यंत्र के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइलें निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता
लगा सकती है। भारत में पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि जैसे विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन का कार्य आरंभ हो चुका है। 16 सितंबर 1985 को श्रीहरिकोटा से त्रिशूल मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण भी सफल रहा और 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए पृथ्वी मिसाइल सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए शक्तिशाली मिसाइल तैयार किया गया तथा रडार प्रणाली से सज्जित कर यानी कि उसे अच्छे से सजाकर उसे और अधिक प्रभावशाली बनाया। इस प्रकार के चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं। उन्होंने 2020 तक की योजना बनाकर इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इग्नाटेटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया, माई ड्रीम आदि पुस्तकें भी लिखी। वे देश के प्रत्येक युवक को कर्मठ और जागरूक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों का भी हौसला बढ़े। विद्यार्थियों का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी अध्यापकों से, इंटरनेट से, पुस्तकों से अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करें। उनका मानना था कि विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए बच्चों की शिक्षा विज्ञान के प्रयोग और परीक्षण पर आधारित होनी चाहिए। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक में उन्होंने महान प्रगतिशील भारत की कल्पना की है जहां गांव और शहरों के बीच का अंतर केवल एक बारीक रेखा के समान रह जाएगा। सभी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी, गरीबी और निरक्षरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक समस्या के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा, प्रशासन पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा आदि। वर्ष 1990 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया। 1990 में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। वर्ष 1999 में वे केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। उन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। वे तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति बने। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया और 15 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। 27 जुलाई 2015 को इस दिव्य पुरुष ने शिलोंग में सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। देश इस महान क्षति से क्षुब्ध हो उठा, आहत हो उठा। देशवासियों ने, विदेशी राजनेताओं ने, छात्र समुदाय ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रामेश्वरम की पावन धरती पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आशा है कि निकट भविष्य में इस महान कर्मयोगी की सशक्त भारत संबंधी सार्थक कल्पनाएं अवश्य साकार होंगी। थैंक यू।